नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियाँ, जो कि EMR की जो परीक्षा होगी 23 दिसंबर को, उसमें पूछी जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने वाले विद्वान व कार्य प्रारंभ के वर्ष का असंगत युग्म है। तो इसमें से हमें असंगत युग्म बताना है, कौन सा है। ऑप्शन है नॉर्मन ए क्राउडर 1955 ईस्वी में, रॉबर्ट मेगर 1960-62 ईस्वी में, BF स्किनर 1954 में, थॉमस F गिलबर्ट 1963 में। तो ये विद्वान और उनके कार्य प्रारंभ का जो वर्ष है वो बताना है, असंगत कौन सा है इनमें से। तो ये नॉर्मन ए क्राउडर 1955 ईस्वी में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में, ये सही है। रॉबर्ट मेगर 1960-62 ईस्वी में इन्होंने इस पर कार्य प्रारंभ किया, ये भी सही है। BF स्किनर इन्होंने 1954 ईस्वी में इस पर कार्य प्रारंभ किया, ये भी सही है। थॉमस F गिलबर्ट 1963 में इन्होंने कार्य प्रारंभ नहीं किया, इन्होंने किया 1962 में अभिक्रमित अनुदेशन पर इन्होंने कार्य प्रारंभ किया। तो हमारा जो असंगत होगा ये चौथा जो है थॉमस F गिलबर्ट 1963, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बारे में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए गठित शीर्ष संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का गठन किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का गठन है जो वो किस वर्ष किया गया, ये पूछा है। ऑप्शन है 1973, 1963, 1995 या 1961। तो कब किया गया NCTE का गठन, ये किया गया 1995 में। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है, वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है। तो एक शिक्षक है, वह कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन करा रहा है, तो वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है। तो इस शिक्षक है जो वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है। ऑप्शन है अभिव्यक्ति, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति व अर्थग्रहण, या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के विकास का उपयोग कर रहा है वो कर रहा है अभिव्यक्ति का। तो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संक्षेप में पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का ही सुव्यवस्थित रूप है जिसका निर्माण बालक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। पाठ्यक्रम की यह परिभाषा है। तो संक्षेप में पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का ही सुव्यवस्थित रूप है जिसका निर्माण बालक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। पाठ्यक्रम की यह परिभाषा है। तो पाठ्यक्रम की जो यह परिभाषा है यह किसने दी है। ऑप्शन है फ्रोबेल की, दूसरा है बेंट तथा क्रॉनबर्ग की, तीसरा है हेनरी की, चौथा है किलपैट्रिक की। तो किसकी है ये है बेंट तथा क्रॉनबर्ग की। दूसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगमन निगमन विधि के मिश्रित रूप को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो आगमन निगमन विधि जो है इसको मिश्रित रूप से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है भाषा संसर्ग विधि, दूसरा है संश्लेषण विधि, तीसरा है विश्लेषण विधि, चौथा है परीक्षण विधि। तो ये जो आगमन निगमन विधि है इसको मिश्रित रूप से किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है विश्लेषण विधि के नाम से। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है। ऑप्शन है रायबर्न का, दूसरा है किटसन का, तीसरा है महात्मा गांधी का, चौथा है हेनरी का। तो ये कथन किसका है, ये है किटसन का कथन है। किटसन का कथन क्या है, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। अब अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के चयन में किसका ध्यान रखा जाता है। तो पाठ्य पुस्तक के चयन में किसका ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन है पहला है पाठ्य पुस्तक की भाषा शैली का, दूसरा है पुस्तक की छपाई एवं चित्र के आकारों का, तीसरा है विषय वस्तु में मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक सिद्धांत का, चौथा है उपयुक्त सभी का। तो किसका ध्यान रखा जाता है, पाठ्य पुस्तक की भाषा शैली का ध्यान रखा जाता है,
पुस्तक की छपाई एवं चित्र के आकारों का भी ध्यान रखा जाता है। विषय वस्तु में मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक सिद्धांतों का भी ध्यान रखा जाता है। तो उपयुक्त सभी का ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा पाठ योजना के किस आयाम को अपनाया गया? तो भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा पाठ योजना के किस आयाम को अपनाया गया? ऑप्शन है ब्लूम आयाम, दूसरा है हार्वर्ड आयाम, तीसरा है मॉरिसन आयाम, चौथा है किलपैट्रिक आयाम। तो किस आयाम को अपनाया गया है? ये अपनाया गया है ब्लूम आयाम को। पहला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा श्यामपट्ट चौक का प्रयोग किए जाने के लिए केवल काली सतह नहीं है वरन पाठ का विकास करने के लिए सक्रिय साधन है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है सिम्पसन, दूसरा है कैनेडी, तीसरा है रॉबर्ट मेगर, चौथा है हार्वर्ड। तो किसका कथन है ये है कैनेडी का। कैनेडी का कथन क्या है? श्यामपट्ट चौक का प्रयोग किए जाने के लिए केवल काली सतह नहीं है वरन पाठ का विकास करने के लिए सक्रिय साधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने व्याख्यान प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ सीमा तक प्रत्येक पाठ में इनकी आवश्यकता होती है और अनेक पाठ मुख्य रूप से इनके ऊपर निर्भर रहते हैं? ऑप्शन है जोसेफ लैंडन, दूसरा है मॉरिसन, तीसरा है स्किनर, चौथा है रॉबर्ट मेगर। तो किसने कहा ये कहा जोसेफ लैंडर ने। जोसेफ लैंडर ने व्याख्यान प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ सीमा तक प्रत्येक पाठ में इनकी आवश्यकता होती है और अनेक पाठ मुख्य रूप से इनके ऊपर निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रणाली पाठ्यक्रमों व महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार व नियंत्रण हेतु भारत में कार्यरत शीर्ष संस्थान है? तो कौन सी संस्था है ये? पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर, दूसरा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद दिल्ली, तीसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली, चौथा है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। तो शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों व महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार व नियंत्रण हेतु भारत में कार्यरत शीर्ष संस्था कौन सी है? ये है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद दिल्ली। दूसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दल शिक्षण विधि में निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य किया जाता है? तो दल शिक्षण विधि में निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, दूसरा है सहकारिता व सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन का सिद्धांत और चौथा है स्थूल से सूक्ष्म का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत है ये है सहकारिता व सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दृश्य सामग्री का उदाहरण है। अब इनमें से दृश्य सामग्री का जो उदाहरण है वो पूछा है। ऑप्शन है रेडियो, दूसरा है ग्रामोफोन, तीसरा है एपिडाइस्कोप, चौथा है टीवी। तो इसमें जो दृश्य सामग्री है का उदाहरण वह कौन सा है? एपिडाइस्कोप। ये जो है ये श्रवण का है, रेडियो श्रवण का है, ग्रामोफोन भी श्रवण का है और टीवी जो है ये दृश्य और श्रव्य दोनों टाइप का सामग्री है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि है। तो कौन सी है वो? ऑप्शन है पर्यवेक्षित अध्ययन, दूसरा है असाइनमेंट, तीसरा है स्व अध्ययन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि जो है वह है स्व अध्ययन। स्व अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, एपिडाइस्कोप उपकरण काम में आता है। एपिडाइस्कोप उपकरण है जो किस काम में आता है? ऑप्शन है चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु, दूसरा है चित्रों को समान आकार में दिखाने हेतु, तीसरा है चित्रों को छोटे आकार में दिखाने हेतु, चौथा है उपयुक्त में से कोई कार्य संभव नहीं। तो जो एपिडाइस्कोप है इसका कार्य है चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु। पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैलालेन बोर्ड जिसको फ्लैश बोर्ड भी कहते हैं का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है लेखन कार्य में,
दूसरा है चित्र प्रदर्शन में, तीसरा है कठपुतली प्रदर्शन में, चौथा है फिल्म स्ट्रिप प्रदर्शन में। तो फ्लैश बोर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है चित्र प्रदर्शन में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर कौन सा शैक्षिक उपकरण है? जो ये टेप रिकॉर्डर है ये कौन सा शैक्षिक उपकरण है? ऑप्शन है श्रव्य उपकरण, दूसरा है दृश्य उपकरण, तीसरा है दृश्य श्रव्य उपकरण, चौथा है द्विआयामी उपकरण। तो ये जो टेप रिकॉर्डर है ये कैसा उपकरण है? ये है श्रव्य उपकरण। अगला क्वेश्चन है लिगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? ये लिगवा फोन जो है ये कैसा शैक्षिक उपकरण है? ऑप्शन है दृश्य श्रव्य या कोई नहीं। तो लिगवा फोन जो है ये भी श्रव्य उपकरण है। अगला क्वेश्चन है गृह कार्य के संबंध में अमनोवैज्ञानिक कथन है। तो गृह कार्य के संबंध में अमनोवैज्ञानिक कथन बताना है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है शिक्षक अधिक गृह कार्य देते हैं, दूसरा है छात्रों को गृह कार्य के कारण खेलने के लिए समय नहीं मिलता, तीसरा है अभिभावक गृह कार्य पूरा करवाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, चौथा है कोई नहीं। तो गृह कार्य के संबंध में अमनोवैज्ञानिक कथन है जो इनमें से वो है शिक्षक अधिक गृह कार्य देते हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक कथन है। अगला क्वेश्चन है मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है ज्ञान वृद्धि में त्वरिता, दूसरा है अर्थग्राह्यता में त्वरिता, तीसरा है ज़्यादा समय पढ़ना, चौथा है पढ़ने में मन लगाना। तो मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो करना चाहिए अर्थग्राह्यता में त्वरिता लानी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है? तो देखो और कहो विधि का प्रयोग है जो वो क्या सिखाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है स्वस्वर वाचन, दूसरा है मौन वाचन, तीसरा है कहानी वाचन, चौथा है लेखन। तो देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है? ये है स्वर वाचन सिखाने के लिए, पहला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, दूसरा है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, तीसरा है सुलेख की योग्यता का विकास करना, चौथा है संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, दूसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? तो निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? ऑप्शन है वर्तनी दोष, दूसरा है उच्चारण संबंधी दोष, तीसरा है सीखने में मंदता, चौथा है लेखन संबंधी गलतियां। तो निरंतर मौन वाचन करने से कौन सा दोष आ जाता है? तो निरंतर मौन वाचन करने से आ जाता है उच्चारण संबंधी दोष आ जाता है, दूसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है नेत्रों की गति का विशेष महत्व किस क्रिया में उपलब्ध है? तो नेत्रों की गति का जो विशेष महत्व है वह किस क्रिया में है? ऑप्शन है शारीरिक क्रिया, दूसरा है मानसिक क्रिया, तीसरा है आंतरिक क्रिया, चौथा है लेखन क्रिया। तो नेत्रों की गति किस में आती है? शारीरिक क्रिया में आती है, पहला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं क्या कहलाती है? तो वह कौन सी प्रविधि है जिसमें विद्यार्थी हैं जो अपना अध्ययन कार्य है जो अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं? ऑप्शन है स्व अध्ययन, दूसरा है गृह कार्य, तीसरा है पर्यवेक्षित अध्ययन, तीसरा है मौखिक कार्य। तो वह कौन सी प्रविधि है जिसमें अध्यापक की देखरेख में कार्य पूर्ण करते हैं विद्यार्थी? वह है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, तीसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है। तो भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन पूछा है क्या है? ऑप्शन है शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, दूसरा है छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, तीसरा है छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक बनाना, चौथा है पाठ में कक्षा का अवधान बनाए रखना। तो भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन क्या है? ये है छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, दूसरा ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? तो भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? ऑप्शन है कठिन से सरल की ओर, दूसरा है सरल से कठिन की ओर, तीसरा है अज्ञात से ज्ञात की ओर, चौथा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? ये लेना चाहिए सरल से कठिन की ओर। दूसरा ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, गहन अध्ययन के पाठ में व्याकरण का ज्ञान कैसे कराया जाता है? गहन अध्ययन के पाठ में व्याकरण का जो ज्ञान है वो कैसे कराया जाता है? ऑप्शन है व्याकरण के नियम बताकर, दूसरा है व्याकरण के सूत्र बताकर, तीसरा है व्याकरण का समन्वय पाठ्य पुस्तक से करके, चौथा है उपयुक्त तीनों। तो गहन अध्ययन के पाठ में व्याकरण का ज्ञान है जो कैसे कराया जाता है? ये कराया जाता है व्याकरण का समन्वय पाठ्य पुस्तक से करके। तीसरा ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बुलेटिन बोर्ड को किस सहायक सामग्री में रखा जाता है? जो ये बुलेटिन बोर्ड है इसको किस सहायक सामग्री में रखा जाता है? ऑप्शन है श्रव्य सामग्री, दूसरा है दृश्य सामग्री, तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बुलेटिन बोर्ड को जो है दृश्य सामग्री में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किन कक्षाओं तक पहुंचते पहुंचते विद्यार्थियों की भाषा संबंधी नींव सुदृढ़ होगी? तो किन कक्षाओं तक पहुंचते पहुंचते विद्यार्थी की जो भाषा संबंधी नींव है वो सुदृढ़ होगी? ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाओं में, दूसरा है माध्यमिक कक्षाओं में, तीसरा है उच्च माध्यमिक कक्षाओं में, चौथा है उच्च कक्षाओं में। तो किन कक्षाओं तक पहुंचते पहुंचते विद्यार्थियों की नींव है जो भाषा संबंधी सुदृढ़ होगी? ये होगी उच्च कक्षाओं में। चौथा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी अध्यापक निम्न में से किस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते? केवल कुछ ही कर सकते हैं। ऑप्शन है व्याख्या प्रणाली, दूसरा है रंगमंच अभिनय प्रणाली, तीसरा है आदर्श नाट्य प्रणाली, चौथा है उपयुक्त कोई नहीं। तो सभी अध्यापक इनमें से किस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते? केवल कुछ ही कर सकते हैं। तो कुछ ही कर सकते हैं, किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? ये कर सकते हैं रंगमंच अभिनय प्रणाली का। दूसरा ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कराने वाला प्रश्न मुख्यतः किस प्राप्य उद्देश्य की जांच करता है? ऑप्शन है कौशल, अवबोध, ज्ञान या अभिरुचि। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कराने वाला जो प्रश्न है वह मुख्यतः किस प्राप्त उद्देश्य की जांच करता है? वह करता है ज्ञान का। तीसरा ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां हैं। तो मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां कौन सी हैं इनमें से? ऑप्शन है अवलोकन व साक्षात्कार, दूसरा है प्रश्नावली व चेकलिस्ट, तीसरा है अभिलेख व रेटिंग स्केल, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें अवलोकन और साक्षात्कार भी है, अवलोकन व साक्षात्कार दोनों है, ये प्रश्नावली भी है, चेकलिस्ट भी है, अभिलेख भी है और रेटिंग स्केल भी है। तो ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ किस स्तर पर करना चाहिए? ये जो व्याकरण की शिक्षा है इसका आरंभ है जो किस स्तर पर करना चाहिए ये पूछा है। ऑप्शन है बालक के स्कूल आने पर, दूसरा है वाचन पर अधिकार होने पर, तीसरा है लेखन पर अधिकार होने पर, चौथा है भाषा पर अधिकार होने पर। तो व्याकरण की जो शिक्षा है वह देनी चाहिए भाषा पर अधिकार होने पर। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ये जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं इनको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 2। तो कितने भागों में बांटा गया है इनको? 3 भागों में। अब अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। किसका निर्माण करना चाहिए इसको? ऑप्शन है दैनिक पाठ योजना का, दूसरा है इकाई योजना का, तीसरा है वार्षिक पाठ योजना का, चौथा है उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु किसका निर्माण करना चाहिए? दैनिक पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए, इकाई योजना का भी निर्माण करना चाहिए, वार्षिक पाठ योजना का भी निर्माण करना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सूत्र विधि का दूसरा नाम क्या है। तो सूत्र विधि का दूसरा नाम पूछा है, इसमें क्या है? ऑप्शन है आगमन विधि, प्रयोग विधि, निगमन विधि या सहयोग विधि। तो सूत्र विधि का जो दूसरा नाम है वो है निगमन विधि। तीसरा ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया है। तो किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया है? ये किसने किया है? ऑप्शन है डगलस व हॉलैंड, दूसरा है मॉरिसन व सिम्पसन, तीसरा है बर्नन व बर्ट, चौथा है उपयुक्त कोई नहीं। तो कौन है ये है डगलस व हॉलैंड। पहला ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोग प्रणाली किस शिक्षण की विधि है। तो ये जो प्रयोग प्रणाली है ये किस शिक्षण की विधि है? ऑप्शन है नाटक शिक्षण, दूसरा है गद्य शिक्षण, तीसरा है पद्य शिक्षण, चौथा है रचना शिक्षण। तो ये जो प्रयोग प्रणाली है ये किस शिक्षण की विधि है? ये है नाटक शिक्षण की। अगला क्वेश्चन है रायवर्ण किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं। तो रायवर्ण जो है ये किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा जो प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं? ऑप्शन है 5वीं कक्षा से, 6ठी कक्षा से, 9वीं कक्षा से या 10वीं कक्षा से। तो किस कक्षा से मानते हैं ये मानते हैं 6ठी कक्षा से। दूसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं। प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? ऑप्शन है सूत्र विधि, संस्कृत विधि, आगमन विधि या भाषा संसर्ग विधि। तो प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप है। सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप पूछा है, क्या है? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या प्रयोग विधि। तो सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप क्या है? पाठ्य पुस्तक विधि। पहला ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए। तो माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए? ऑप्शन है व्याकरण के सूत्र, नियमित रूप, शुद्ध व्याकरण या व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। तो माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप है जो सिखाया जाना चाहिए? ये चाहिए व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। तो प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन है आदर्श नाट्य प्रणाली, दूसरा है व्याख्यान प्रणाली, तीसरा है कक्षा विनय प्रणाली, चौथा है रंगमंच प्रणाली। तो प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? कक्षा विनय प्रणाली। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण पूछा है, इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है टीवी, दूसरा है नाटक, तीसरा है सिनेमा, चौथा है उपयुक्त सभी। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? टीवी, नाटक और सिनेमा, ये तीनों हैं। उपयुक्त सभी इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री है। तो कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री पूछा है, कौन सा है? ऑप्शन है श्यामपट्ट, दूसरा है चार्ट, तीसरा है प्रतिरूप, चौथा है चित्र। तो कौन सा है इसमें? श्यामपट्ट। पहला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो एवं चलचित्र दोनों की भूमिका अदा करता है। तो रेडियो और चलचित्र की भूमिका अदा कौन करता है? ऑप्शन है टेलीफोन, दूसरा है टेलीविज़न, तीसरा है ग्रामोफोन, चौथा है एपिडाइस्कोप। तो रेडियो और चलचित्र की भूमिका अदा कौन करता है? ये करता है टेलीविज़न। दूसरा ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है। तो अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन है पाठ को, दूसरा है अध्यापक को, तीसरा है नियोजन की प्रक्रिया को, चौथा है इकाई योजना को। तो अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? ये दिया जाता है नियोजन की प्रक्रिया को। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौन वाचन किस स्तर पर शुरू करना चाहिए। तो मौन वाचन किस स्तर पर शुरू करना चाहिए? ऑप्शन है तीसरी कक्षा से, दूसरा ऑप्शन है चौथी कक्षा से, तीसरा है 6ठी कक्षा से और चौथा है दूसरी कक्षा से। तो मौन वाचन किस स्तर पर शुरू करना चाहिए? ये करना चाहिए तीसरी कक्षा से। पहला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो EMRS की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।